लोगों में तो ये बड़ी प्रचलित बात है कि अनुभव तुम्हारा सबसे बड़ा प्राध्यापक कहिए, टीचर कहिए, शिक्षक कहिए, पाठक कहिए, अध्यापक कहिए, कुछ भी कहिए। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, द बेस्ट मेंटर, द बेस्ट गाइड, द बेस्ट ट्यूटर, बाय व्हाटएवर नेम यू मे कॉल इट। क्यों? क्योंकि जो बात 1000 दफे पढ़ने से भी नहीं है समझ में आ सकती है, तो एक बार अनुभव करने में आ सकती है। रोज अपन लोगों के उदाहरण देते हैं, चक्कर के बारे में कितनी किताबें पढ़े, कितनी थीसिस लिखे, कितने ग्रंथों का अध्ययन करे, कितने सेमिनार अध्ययन करे, कितने विशेषज्ञों को सुने, तब जाकर के चक्कर का अनुभव होगा। अरे कोई जरूरत नहीं, एक सेमिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं, एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं, अरे चक्कर नामक वस्तु का ज्ञान भी करने की जरूरत। चक्कर ये वस्तु से इतना ज्ञान किया, उसका रसा स्वागत कर लो, तुम्हें चक्कर के ऊपर और कोई लेक्चर वगैरह अटेंड करने की जरूरत नहीं। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। इमली से ज्यादा खट्टा होता है या कम खट्टा होता है? अच्छा, केरी की आप देखकर तुम क्या कहोगे? नींबू नींबू होता है। नहीं, आप बताओ कैसे होता है? एक काम करो, 5 जनों को बुलाओ, 2 जन इसके पैर पकड़ेंगे, 2 जन इसके हाथ पकड़ेंगे, 1 जन इसका नाक दबाएगा, मुंह अपने आप 2 जगह निचोड़ दो इसके मुंह में नींबू, अपने आप स्वाद आ जाएगा। अनुभव एक पुस्तकी ज्ञान से कई गुना बेहतर नहीं, सबसे बेहतर हुआ करता है, सबसे बेस्ट हुआ करता है। इसीलिए तो जगह जगह आप ग्रंथों में भी पाएंगे कि जो मैंने अनुभव किया है, मैं अनुभव के बल पर तुमको बता रहा हूँ, और तुम भी अपने ज्ञान से, आगम से तथा अनुभव से मिलान कर लेना कि जो वस्तु मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जिस एकत्व वस्तु को मैं दर्शाने जा रहा हूँ, क्या वही एकत्व विभक्त तुम्हें युक्त लगता है, आगमुक्त लगता है, प्लस वही तुम्हारे ज्ञान का ध्येय बन रहा है, ध्यान का ध्येय बन रहा है, और अनुभूति का विषय बन रहा है। अनुभूति में भी वही वस्तु आ रही है, नहीं आ रही है, प्रमाण करना, और अगर हाँ दिखा पाऊं तो मत विनाश करना। बराबर? आत्मानुभूति की चर्चा हमारी चल रही है, प्रत्यक्ष परोक्ष के ऊपर लगभग आ पहुंचे हैं। हालांकि सामने वाले प्रश्नकर्ता जो भाई है, उनको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया है, वे अनुभव की जगह सम्यक को प्रत्यक्ष परोक्ष कहने लग गए हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्या कहा? सम्यक को प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष बना तो ज्ञान में संभव है। कैसे? अरे सम्यक ज्ञान प्रमाण, और प्रमाण के 2 भेद हुआ करते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर प्रत्यक्ष के अपन ने कई सारे भेद किए थे, परोक्ष के अपन ने भेद किए थे। कहने का तात्पर्य यह है, फिर से दोहराना चाहूंगा, प्रत्यक्ष परोक्ष सम्यक को ये भेद नहीं हुआ करते, सम्यक दर्शन के भेद नहीं हुआ करते, सम्यक ज्ञान के भेद हुआ करते हैं। कल आवाज आ रही है मेरी? ओके। हाँ, कल हम प्रत्यक्ष की परिभाषा देख चुके थे। कल क्या परिभाषा देखी थी प्रत्यक्ष की? कोई बताएगा? कल हमने प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा देखी? नहीं, प्रत्यक्ष की परिभाषा ये देखी थी, अक्षम अक्षम वर्तते इति प्रत्यक्ष, ये परिभाषा देखी थी। जो अक्ष के द्वारा प्रवृत्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसमें हमने पहले अक्ष का अर्थ ज्ञान किया था और दूसरे अक्ष का अर्थ हम बदलते गए थे। दूसरे अक्ष का अर्थ हम बदलते गए थे और उस हिसाब से हमें अलग अलग प्रकार के प्रत्यक्ष भी मिले थे। ठीक है, जैसे अक्ष का अर्थ यदि हमने इंद्रियां किया था, तो जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्रवृत्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ऐसा प्रत्यक्ष कौन प्रत्यक्ष है? हाँ, व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, मतीत ज्ञान की तरफ संकेत करते हैं। ओके,
जो ज्ञान ज्ञान के द्वारा प्रवृत्त होता है उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं, परंतु यहाँ पर प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष की तरह संकेत है। अगर अर्थ का अर्थ हम ज्ञान कर रहे हैं दूसरे अर्थ का, तो वो प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाते हैं, क्योंकि जिस ज्ञान को अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है वो स्वयं से ही जानने में समर्थ है। वैसे ज्ञान तो स्वयं से ही जानता है, परंतु अवलंबन अन्य के अवलंबन की जरूरत नहीं है, तो उस केस में पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कोई भी हो सकता है, अवधिज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान कोई भी हो सकता है। और अब हम तीसरे प्रत्यक्ष की भी बात करना चाह रहे हैं। तीसरा प्रत्यक्ष कौन सा? जो ज्ञान आत्मा को जाने या आत्मा के द्वारा जाने। अब चाहे तो जो कारक यहाँ पर लगा सकते हैं, तो जो ज्ञान आत्मा को आत्मा के द्वारा जाने उसे अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा, आप चाहे तो लेमन परिभाषा भी बोल सकते हैं, परंतु समझने के लिए मुझे लगता है इतनी काफी है। ठीक है, तो अनुभव प्रत्यक्ष की बात हो गई। हालांकि अनुभव प्रत्यक्ष की बात थोड़ी बाद में आने वाली, जैसे मैं कल भी कह रहा था। यहाँ पर तो पहले प्रत्यक्ष परोक्ष के जो भेद है, मति, श्रुत, अवधि, उनका स्वरूप थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है। मति ज्ञान ज्ञान के भी भेद प्रभेदों को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आइए अब हम वो प्रकरण पढ़ते हैं। बोलिए ना। अपने ये जो ज्ञान के द्वारा जा रहा है, बराबर, जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो सामव्यापी प्रत्यक्ष, सामव्यापी प्रत्यक्ष। और तीसरा जो ज्ञान के द्वारा नहीं, जो ज्ञान अनुभव प्रत्यक्ष में, जो ज्ञान आत्मा को आत्मा के द्वारा जाने उसे अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल है बात। देखिए, अनुभव प्रत्यक्ष में अपन आत्मा की बात करें तो आत्मा की बात यहाँ पर आ गई। ठीक है, वैसे जो यहाँ पर पंडित साहब ने प्रत्यक्ष परोक्ष की परिभाषा भी दी हुई है, उसको मैं रैपिड रीडिंग करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं, क्योंकि जो चर्चा है वो अपन पहले कर दिया है। पेज 343 पर एकदम लास्ट पैराग्राफ है। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष परोक्ष भेद है, तो प्रमाण सम्यक ज्ञान है। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो परोक्ष प्रमाण है, अवधि, इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को परोक्ष प्रमाण है, अवधि मन पर केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज चर्चा आई थी आगे परोक्षम प्रत्यक्षम अन्य सत्वार सूत्र के अध्याय पहले सूत्र 11 और 12 में ऐसा सूत्र का वचन है। तथा तर्क शास्त्र में, तर्क शास्त्र मतलब बेसिकली न्याय शास्त्रों की बात चल रही है। प्रत्यक्ष परोक्ष का ऐसा लक्षण कहा है, स्पष्ट प्रतिभासात्मकम प्रत्यक्षम अस्पष्टम परोक्षम। यहाँ पर भी आपको स्पष्ट प्रतिभास हो, जगह स्पष्ट प्रतिभास, अवभाषण, प्रतिभास, अवलोकन, कुछ भी कहिए, तो जहाँ पर आपको स्पष्ट प्रतिभास हो उसे प्रत्यक्ष जानना, और जहाँ पर अस्पष्ट जानना हो या अस्पष्ट प्रतिभास हो उसे परोक्ष कहते हैं। जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जानते हैं, अंडरलाइन, जो ज्ञान अपने विषय को, वो अपना विषय कोई कुछ भी हो सकता है, निर्मल अपना विषय कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। निर्मल का रूप स्पष्टतया भली भांति जाने तो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति न जाने तो करो। हाँ, मति ज्ञान ज्ञान के विषय तो बहुत है। सभी बात आ रही थी, मति शुद्धि और निबंधो द्रव्येश तो सर्व पर्यायेश, सभी द्रव्यों को तो जानता है, परंतु उसकी कुछ पर्यायों को ही जानता है। मति ज्ञान के विषय तो बहुत है, परंतु एक भी देह को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष है। और अवधि मन पर ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान तो सर्व देह को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। सिंपल है, नथिंग एज सब टू एक्सप्लेन। तथा प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा साम्यवहारिक प्रत्यक्ष।
एक प्रश्न है मेरा, यहाँ पर अनुभव प्रत्यक्ष क्यों नहीं उठाया? प्रत्यक्ष के दो भेद ही क्यों करके दिखाए? परमार्थ प्रत्यक्ष, आवाज आ रही है मेरी? ओके, प्रश्न है मेरा, यहाँ पर प्रत्यक्ष के दो ही भेद क्यों किए? एक परमार्थ प्रत्यक्ष और एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। अनुभव प्रत्यक्ष को यहाँ पर क्यों खड़ा नहीं किया? क्योंकि अनुभव प्रत्यक्ष की चर्चा, जैसे मैं कह रहा हूँ, थोड़ी बाद में उठाई गई है। पहले तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परमार्थ प्रत्यक्ष को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाद में बताएंगे कि ये दोनों ही प्रत्यक्ष तुम्हारे आत्मानुभूति में काम ये नहीं है, इसलिए आत्मानुभूति के लिए जिस प्रत्यक्ष की आवश्यकता होगी वो अनुभव प्रत्यक्ष किया जाएगा। ठीक है, आवश्यकता जैसे आत्मानुभूति के दौरान जो आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान तुम कह रहे हो ना, उसे अनुभव प्रत्यक्ष कहेंगे, न कि परमार्थिक प्रत्यक्ष या साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो पहले तो इनका स्वरूप समझाते हैं। वहाँ अवधि मना पड़े और केवल यहाँ तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही, ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। आर्य बात चर्चा अभी अपन ने की तथा नेत्रादिक से वर्णादिक को जानते हैं, वहाँ व्यवहार से ऐसा कहते हैं। अंडरलाइन क्या कर रहे हैं? व्यवहार से ऐसा कहते हैं। इसमें वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने एक निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, मतलब सम व्यवहारिक, व्यवहार में जिसे प्रत्यक्ष समान या प्रत्यक्ष कहा जाता है उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और शास्त्रीय शब्दों में कहूँ तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष इज इक्वल टू परोक्ष। ये बात आपको समझनी होगी। तो प्रत्यक्ष क्यों कहा? अरे भैया, जब तुम अन्य मतियों के साथ चर्चा करोगे तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि आंखों के द्वारा जो जाना जाता है, इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वो सब परोक्ष है। ये खत्म है। हमने ग्रंथ पढ़ा तो तुम्हारा सारा ज्ञान परोक्ष हो जाएगा ना, प्रत्यक्ष कुछ कह जाएगा ही नहीं, तो चर्चा ही नहीं बन पाएगी। अन्य मतियों के साथ जब चर्चा करते हैं तो थोड़ा हमें भी उनके लेवल पर उतर कर आना पड़ता है, तब जाकर के चर्चा बन पाती है, अन्यथा चर्चा नहीं बनेगी। इसलिए मति ज्ञान के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है उसको भी इसी अपेक्षा प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। ठीक है, एक निर्मलता भी पाई जाती है, इसलिए इनको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण है, वे नेत्र द्वारा प्रतिभांति नहीं ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। अब एक उसका प्लस पॉइंट बताया, दूसरा ड्रॉबैक भी बताया, उसका माइनस पॉइंट भी बताया। माइनस पॉइंट क्या है? परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण है, चलिए आपको मैं पूछता हूँ, मैंने 10 कलर मिक्स करके बना दिए, 10 पेंट मिक्स कर दिया और एक पेंट आपके सामने रखा। प्रश्न है, आप कौन कौन से कलर इसमें मिक्स किए गए ये बता पाएंगे? अरे नहीं बता पाएंगे। सारे एक साथ मिक्स किए तो कैसे बता पाएंगे? अरे नमक वगैरह, सॉरी नमक बोलता हूँ, क्या कहते हैं, कलर की तो छोड़िए, इसलिए मैं बताऊँ आपको, अपनी पीसी हुई चीनी है, ठीक है, नमक है और जहर है। जहर भी लगभग किसी प्रकार के सफेद ही देखा जाता है, और मान के चलिए आटा भी है अपना जगह, हाँ थोड़ा भी ले सकते हैं, राइट। सब व्हाइट कलर के मैं एक साथ मिक्स कर दूं, आप बता पाएंगे क्या इसमें नमक क्या है, चीनी क्या है, सोडा क्या है, आटा क्या है? बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। देख करके तो बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इतना फाइन पाउडर हो गया है, कुछ भी बताना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए भले ही इस ज्ञान को किसी अपेक्षा प्रत्यक्ष कहा गया है, पूर्णतः यह प्रत्यक्ष नहीं है। ये एक ही पॉइंट मतलब एक पॉइंट तक ही काम करता है, उसके बाद काम करना रुक जाता है।
काम करना मतलब इसका प्रत्यक्षपना ठीक से काम नहीं करता है, नहीं ग्रहण किए, भली भांति ग्रहण नहीं किए जाते, इसलिए इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है। ओके, किसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता है? अरे मति ज्ञान को। अब आगे बढ़ने से पहले फिर से मेरा एक प्रश्न है आपको, मति ज्ञान किन स्टेजेस में प्रवृत्त होता है? मतलब मति ज्ञान के प्रवृत्ति के स्तर क्या क्या है, कैसे आगे बढ़ता है? चतुर्थ सूत्र के कुछ सूत्रों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रवेशिका में और रणा में हमने इसकी चर्चा की है। राइट, आगे का भी नाम किसी को पता है? राइट, वही सभी जन सही बोल रहे हैं। स्मृति प्रत्यभिकर अनुमान, हालांकि पंडित साहब ने एक और जोड़ दिया है आगम। नीचे आप पढ़ेंगे तो आप पूर्व प्रमाण के 5 वेद स्मृति प्रत्यभिकर अनुमान और आगम। अब इसको 2 मिनट के लिए साइड में रखिए। पहले अपन अवग्रह यहाँ आवाज अरे तत्वसूत्र में लिखा है ना, एकार्थवादी ही लिखा है इसको। ठीक है, अरे तत्वसूत्र में वही कह रहा हूँ, तत्वसूत्र में सूत्र ही दिया है, इसके अनर्थांतरम इति अर्थ अंतरम, ये सब एकार्थवादी। ठीक है, अब मैं फिलहाल के लिए उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा तो कहने का मुद्दा थोड़ा अलग ही है। मैं ये कहना था, मैंने यहाँ और धारणा को यहाँ पर क्यों लाया होगा? हालांकि पंडित साहब ने मुझे लिखा भी नहीं है उसके बारे में, फिर भी मैंने अवसर यहाँ और धारणा को बीच में क्यों लाया? अब ये मत कहना कि स्मृति प्रत्यय के पहले की वो प्रक्रिया होती है, वो तो बात है ही। एक और कारण है, मैं बताता हूँ। बात ऐसी है, जो मति ज्ञान को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कैटेगरी में लिया जा रहा था, वो इस अवग्रह या अवैध धारणा को ध्यान में रखते हुए साम्यवहारिक प्रत्यक्ष बोला जा रहा था। परंतु जो स्मृति प्रत्यभिकर अनुमान और आगम है, वो तो केवल ही परोक्ष ही है। फिर से आचार्य उमा स्वामी ने तत्वसूत्र में मति ज्ञान को परोक्ष कहा है, इससे सभी जन अग्री करते हैं। ओके, सभी जन अग्री कर रहे हैं कि मति ज्ञान के परोक्ष ज्ञान। ओके, और मति ज्ञान कैसे प्रवृत्त हुआ? तो कह रहे अवग्रह इहा अवैध धारणा और उसके बाद स्मृति प्रत्यभिकर अनुमान, इस प्रकार से प्रवृत्त हुआ। अब स्मृति प्रत्यभिकर अनुमान और आगम ये तो है ही परोक्ष, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। परंतु अगर इंद्रियों, जब अन्य मतियों की तरफ चर्चा करेंगे, मैंने इस व्यक्ति को प्रत्यक्ष देखा, तो वो तो हमें अवग्रह अवैध धारणा में आने वाली बात है। ठीक है, तो उसको भी अगर अपन परोक्ष यही कैटेगरी में लेंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए कथनचित अवग्रह अवैध धारणा को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष बताया गया है। ठीक है, फिर से मैं वो बात दोहराता हूँ, क्योंकि ये बात नहीं करी, ये बात बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मति ज्ञान को जो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष का दायरा मिला है, उसकी जो पदवी मिली है, ये अवग्रह अवैध धारणा इनकी वजह से मिली है।
बाकी स्मृति, प्रत्यक्ष, तर्क, अनुमान तथा आगम ये तो प्योरली परोक्ष ही है, ये तो एकांत परोक्ष रूप है। एकांत मतलब इसको किसी भी अपेक्षा से प्रतीक कहा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इंट्रोडक्शन देना थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की। तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हैं, स्मृति, प्रत्यक्ष, तर्क, अनुमान और आगम। वहाँ जो पूर्व का था कई काम करते हैं। चलिए नीचे बिना पढ़े अपन इसका स्वरूप क्या है ढूंढते हैं, नीचे तो पढ़ ही लेंगे। अरे कौन है? आवाज आ रही है मेरी? ओके, क्या है? आई एम रिपीटेटिवली गेटिंग सम कॉल्स फ्रॉम द सेम पर्सन, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट होने की चांसेस है। ठीक है, क्या कह रहे थे अपन? हाँ, अपन अभी ना एक बार बिना नीचे पढ़े स्मृति, प्रत्यक्ष, तर्क, अनुमान को थोड़ा सा सोचते हैं। इनका स्वरूप क्या है? स्मृति सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्मृति मतलब क्या? राइट, मेमोरी, जो धारणा में बात बिठाई थी। ओके, उस धारणा में से बात को रिट्रैक्ट करना, उसमें से खींच के लाना, उसे स्मृति कहा जाता है। मैंने एक दिन पहले ये आंसर लर्न किया था, मेरी धारणा में बिठाया, आज मैं उसको रिकरेक्ट कर रहा हूँ, रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ या फिर पुनरावलोकन कर रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, कुछ भी कहिए, तो वो स्मृति में जाएगा। जो धारणा में बिठाया था, धारणा की वस्तु को खींच के बाहर लाना, उसे स्मृति कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यय मतलब क्या? जो रूप ज्ञान, संकलन रूप ज्ञान, शैली रूप ज्ञान, उसे प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। जैसे किसी अन्य की वस्तु को देखकर अपनी वस्तु का ज्ञान होना, दूसरे के खाते को देखकर अपने खाते का ज्ञान होना, दूसरे के मोबाइल को देखकर अपन तो मोबाइल ही लेना भूल गए, ऐसा ज्ञान करना, ये प्रत्यय ज्ञान हो गया। ठीक है, दूसरे की वस्तु को देखकर अपने बारे में ज्ञान बनाना तो प्रत्यय ज्ञान है। अब ये कैसे होता है? ये डेफिनेटली सामने की वस्तु को देखकर प्लस स्मृति कहिए या फिर धारणा कहिए, ये आप यूं कह सकते हैं, प्रत्यक्ष प्लस स्मृति इज इक्वल टू प्रत्यय। क्या कहा? प्रत्यक्ष प्लस स्मृति इज इक्वल टू प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद वैसे एक अच्छा चलिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ बाद में कहूँगा। प्रत्यय तर्क मतलब लॉजिक, एवं से एवं क्या? तर्क से हमने ये सिद्ध किया। देखिए, तर्क और अनुमान लगभग एक ही बात है, परंतु अनुमान में व्याप्ति रूप ज्ञान होता है। ठीक है, अनुमान में क्या आएगा? जहाँ जहाँ धुआं वहाँ अग्नि, जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं भी नहीं, ये अनुमान में आ जाएगा। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा, जहाँ आत्मा नहीं वहाँ ज्ञान भी नहीं, ये अनुमान आ जाएगा। ठीक है, और तर्क में क्या आएगा? तर्क में क्या आएगा? अपन लिखते हैं हेतु विचार। ओके, लॉजिक से बात करना। यहाँ पर धुआं दिख रहा है, जरूर यहाँ पर अग्नि होगी। उसके लक्षणों को देख करके हमने वस्तु का ज्ञान किया, ये तर्क में आ जाएगा। और व्याप्ति, देखिए तर्क और मैं वही कह रहा हूँ, तर्क और अनुमान ये बहुत इंटररिलेटेड है। तर्क की बात को अगर आप अनवर व्यक्ति की शैली में डालेंगे तो उसको अनुमान कहते हैं। ओके, अब अपन नीचे शुरू करते हैं। वहाँ जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए इसे प्रत्यय ज्ञान कहते हैं। दृष्टांत द्वारा, दृष्टांत सामने एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देख करके अपन को अपनी वस्तु का याद ज्ञान होना, प्रत्यय ज्ञान। हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं। हेतु 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 लक्षण सब, हेतु से साध्य वस्तु का जो
ज्ञान कहते हैं। हेतु के विचार युक्त, हेतु का जो विचार है उसको पहले तो कहेंगे, और तर्क के द्वारा जो मैंने साध्य वस्तु का ज्ञान किया तो साध्य वस्तु के ज्ञान को अपन अनुमान कहेंगे। हेतु से साध्य वस्तु का जो ज्ञान अनुमान कहते हैं। आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। यहाँ आगम मतलब शास्त्र, ठीक है। ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद करे हैं। इन्होंने को बता दी, देखो प्रत्यक्ष परोक्ष ये होता है, इसे प्रत्यक्ष कहते हैं, इसे परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष ये भेद है, उनका ये स्वरूप है, ये तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी आती है स्वात्मानुभूति की। अनुभूति में इनका प्रत्यक्ष की क्या बातें हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, वो समझने की बारी है। अब थोड़ा सा गंभीर विषय चलेगा, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पढ़ने आप बना लें। वहाँ इस अनुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है, जो ज्ञान द्वारा जाना जाता है, अंडरलाइन द वर्ड, ज्ञान द्वारा जाना जाता है। देखिए ठीक है, ज्ञान है और मति ज्ञान पूर्वक ही है। ये मति ज्ञान परोक्ष गए हैं, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं, अंडरलाइन। अब आ रही है बात आत्मानुभूति प्रत्यक्ष या परोक्ष। अब बहुत सारे रहस्य खुलने वाले हैं। रहस्य पूर्ण सिद्धि में से आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, अब इसका उद्घाटन होने जा रहा है। आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सर अपन ने जिस प्रकार से आत्मा का जानना या आत्मानुभूति किसी अपेक्षा से मन जनित है और किसी अपेक्षा से मन रहित है, ये सिद्ध करके दिखाया था। आज भी लगभग हम उसी शैली को अपनाते हुए, ज्ञानवाद की शैली को अपनाते हुए ये सिद्ध करेंगे किसी अपेक्षा से आत्मानुभूति ये प्रत्यक्ष होती है और किसी अपेक्षा से ये परोक्ष हुआ करती है, ठीक है। पहले तो ये आत्मानुभूति परोक्ष कैसे है, इसको सिद्ध करने में लगे। अब पहला तर्क क्या दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। वहाँ स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है तो ज्ञान द्वारा जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो हमने चर्चा की थी, वो आत्मानुभूति के एक पॉइंट ऑफ टाइम पहले तक मति ज्ञान प्रभुत्व होता है, शुद्ध ज्ञान प्रभुत्व होता है। बोलिए, मन के द्वारा मति ज्ञान प्रभुत्व होता है, शुद्ध ज्ञान प्रभुत्व होता है आत्मानुभूति के जस्ट पहले तक, बराबर। शुद्ध ज्ञान होता है, मति ज्ञान क्यों नहीं? एग्जैक्टली हाँ, वो ज्यादा देर तक मन के द्वारा प्रवृत्त हो ही नहीं सकता है, तो उसको अपना काम शुद्ध ज्ञान का हैंडओवर करना ही पड़ता है, ठीक है। तो शुद्ध ज्ञान आत्मानुभूति के जस्ट पहले तक आप। अब प्रश्न है, ये शुद्ध ज्ञान अपने आप से प्रवृत्त होता है क्या? दर्शनों के पूर्वक डायरेक्टली प्रवृत्त होता है? नहीं, ये शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक प्रवृत्त होता है। श्रुतम मति पूर्वक सूत्र का है, मतलब तत्व सूत्र में सूत्र है, श्रुतम मति पूर्वक अनेक द्वादश भेदम। ज्ञान जो है वो मति ज्ञान द्वारा प्रवृत्त ही होता है, ओके। मतलब यहाँ पर प्राप्त शुद्ध ज्ञान के आपको मति ज्ञान ही लेना है, और ऊपर ही कहकर के आए हैं कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये तो परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष साधन से जानोगे तो आत्मा का जानना प्रत्यक्ष थोड़ी ना होगा। देखिए, इसलिए यहाँ आत्मा का ढेर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष रहे हैं, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष, तो आत्मा का जानना भी परोक्ष, पहला तत्व हो। तथा अवधि मन पड़े का विषय रूपी पदार्थ ही है, विषय रूपी पदार्थ ही है और केवल ज्ञान सदमस्तुति है नहीं, इसलिए अनुभव में अवधि मन पड़े केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं है। तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट परिमार्थिक नहीं जानता है, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष होना तो संभव ही नहीं। यहाँ पर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में, आत्मानुभूति में पारमार्थिक प्रत्यक्ष का कोई काम नहीं है, इसको सिद्ध कर रहे हैं। कैसे सिद्ध कर रहे हैं देखिए।
हम छद्मस्तों को केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। जब केवल ज्ञान ही नहीं तो हमें केवल ज्ञान क्या काम का? कुछ काम का है ही नहीं, तो काम होने न होने की बात ही नहीं आती। और उसको केवल ज्ञान की बात यहाँ पर आएगी नहीं। तो केवल ज्ञान से आत्मानुभूति होने से रही छद्मस्तों के। अब आती है बात मन परिज्ञान और अवधि ज्ञान। मन परिज्ञान अवधि ज्ञान ये मात्र और मात्र रूपी पदार्थ को जानते हैं और आत्मा है अरूपी पदार्थ, अमौखिक पदार्थ। रूपी साधन के द्वारा अरूपी अंतर जिस ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है, उससे हम जबरदस्ती अमौखिक तत्व को कैसे पकड़ा सकते हैं? नहीं ही पकड़ा सकते। इसीलिए अवधि और मन परिज्ञान की किसी काम के नहीं। तो पारमार्थिक प्रत्येक तो पहली श्लोक में आ गए कि ये हमें आत्मानुभूति में कुछ भी कार्यकारी नहीं है। तो ज्ञान की क्या बात है? उसकी भी बात आ रही है। उसको तो आपने किसी अपेक्षा साम व्यवहारिक प्रत्येक कहा था ना। सुनो, उसको उसका भी उत्तर देते हैं। तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे देश निर्मल का सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश नहीं जानते हैं। अंडरलाइन द वर्ड ऊपर तर्क दे रहे हैं। इसको कहते हैं व्यतिरेकी उदाहरण। इसको क्या कहते हैं? व्यतिरेकी उदाहरण। तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित ही आत्मा के असंख्यात प्रदेश नहीं जानते हैं। तुम भले ही आंखों के द्वारा कह दो कि मैं इस तरह को जानता हूँ, मैं काले को जानता हूँ, गोरे को जानता हूँ, नीले को जानता हूँ, पीले को जानता हूँ। आप भले ऐसे आंखों से कह दो, आंखों को उसके द्वारा देख करके, परंतु जिस प्रकार ये एक देश निर्मल भी है ना, वैसी एक देश निर्मलता तो आत्मा के प्रदेशों में संभव ही नहीं है। आत्मा के प्रदेश थोड़ी ना हमें दृष्टि बोलते हैं, जैसे आंखों के द्वारा हमें अन्य वस्तु दिखाई देती है, संभव ही नहीं है। इसके साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष बना भी संभव नहीं है। आगे बात मतलब सिद्ध क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर? आत्मानुभूति परोक्ष है। आत्मा का जानना, आत्मा का ज्ञान, आत्मानुभूति, निर्विकल्प दशा ये परोक्ष है। ये यहाँ से सिद्ध करना चाह रहे हैं। ये अब इससे और बहुत सारी बातें खुलेगी। जो ये अपने आत्मानुभव का दावा करते हैं, जो आत्मानुभव का दावा करना कितना योग्य है, कितना अयोग्य है, आवाज आ रही है मेरी? मैं वही कह रहा हूँ, कोई तो कह तो बार बार फोन कर रहा है, मैंने उनको मैसेज भी डाला है। ठीक है, चलिए। यहाँ मन से जानने न जानने की बात नहीं चल रही है, ध्यान से। यहाँ मन से जानने न जानने की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर प्रत्यक्ष परोक्ष होने की बात चल रही है। मन से जानना नहीं जानना और प्रत्यक्ष परोक्ष होना अलग अलग कह रहे हैं। तो वो जो प्रकरण है टोटली डिफरेंट, ये जो प्रकरण है टोटली डिफरेंट। ज्ञान के हिसाब से चल रही है ना बात, प्रत्यक्ष और परोक्ष। वो ज्ञान में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के शिक्षा चल रही है ना, और जो कर्ज बात की वो मन के ऐसे तो आप ऐसा और मेरे एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे कि ज्ञान हो रहा है। हाँ, तो ये जो ऑल द फाइव में दिखे ना, ये जब भी होंगे ये प्रोसेस हर ईयर में रिपीट होगी क्या? अपने ये हमारे धारणा नहीं, नॉट नेसेसरी। स्मृति करनी है तो जरूरी नहीं क्या होगा, क्या हमारा धारणा करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट वो हो गया होगा, पहली धारणा में बात सही बैठी होगी। अब देखिए, नमोकार मंत्र मैंने पहली कक्षा में याद किया था। आज मेरे सामने किताब नहीं है, फिर भी मैं उसको याद कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ?
समझ में आया ना मैं इस तरह का क्या दिया? हाँ राइट, रिसीव करने की पूरी प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है, फिर धारणा में डालने की बात ही नहीं रही। अगर स्मृति तक जाना है, धारणा में की बात निकलनी है, तो यहाँ आउटलेट यहाँ करने की बात ही नहीं थी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके ठीक है। देखिए तो अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये एक तो पैराग्राफ से ना पूरी यही कोशिश चल रही है, पंडित साहब यही सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आत्मा का जो जानना है, आत्मा की जो अनुभूति है वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। कैसे प्रत्यक्ष नहीं है? अरे वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कोई काम ही नहीं है, वो तो हमारे है नहीं। और अगर होता भी, देखिए केवल ज्ञान कर नहीं, अवधि मन पर ज्ञान हमारा होता भी तो भी उससे कोई काम नहीं बनता, क्योंकि वो तो रूपी पदार्थों को ही जानने में सक्षम है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष से आत्मानुभूति संभव नहीं। साम्यवादी प्रत्यक्ष में भी तुम जो कहते हो कि मैं वस्तु को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, उसमें एक निर्मलता भी पाई जा रही है, तो ऐसी एक निर्मलता भी आत्मा के जानने में, आत्मा के असंख्यात प्रदेश को जानने में नहीं होती है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश थोड़ी दिखते हैं अपन को, नहीं दिखते हैं। बस साम्यवादी प्रत्यक्ष बना भी हट गया। और तीसरा तर्क ये भी किया था कि आत्मानुभूति के पहले तक शुद्ध ज्ञान प्रवृत्त हो रहा था, और शुद्ध ज्ञान ये तो 100% परोक्ष ही है, शुद्ध ज्ञान तो परोक्ष ही है, ठीक है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। और बराबर, और मति ज्ञान को भी एक अपेक्षा से परोक्ष बताया। एक अपेक्षा मतलब एक्चुअली वो परोक्ष ही है। इससे भी बात सिद्ध हो गई कि मति शुद्ध ज्ञान ही तो प्रवृत्त हो रहा है, परोक्ष ज्ञान है तो आत्मा का जानना परोक्ष हुआ। ओके, इन शर्तों के द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं आत्मानुभूति प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष है। ओके, अब तो अगला एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि अल्टरनेटिव है। एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, होता है एक नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। क्या कहते हैं कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब अल्टरनेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर ग्रामर में अगर आपको याद होगा तो नकारात्मक वाक्य और सकारात्मक वाक्य ऐसा कुछ रहता था। मैं आज सुबह नहीं खाऊंगा, मतलब मैं ये रोटी अभी नहीं खाऊंगा। इसको ऐसा भी कह सकते थे, मैं ये रोटी दिन ढलने से पहले शाम को खा लूंगा, ऐसा भी कह सकते थे। तो एक होता है अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। ऊपर तो सारे नेगेटिव स्टेटमेंट कर दिया है कि प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं है, साम्यवादी प्रत्यक्ष नहीं है। तो बाबा परोक्ष है कुछ तो बोलो, तो कह रहे हाँ, यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट करके दिखाया, ठीक है। अब इसके रिलेटेड मैं आपको कई सारे आधार भी दिखा सकता हूँ, हालांकि मैं अभी लेकर के नहीं बैठा हूँ, परंतु ये बात मैं आपको जरूर सिद्ध करके दिखाऊंगा। हो सकता है मैं कल की कक्षा में ये बात दे दूं, द्रव्य संग्रह की 5 प्रकार की टीका, वहाँ पर भी ये प्रकरण आया है। आत्मानुभूति के बारे में बात वहाँ पर भी चल रही है, उसमें भी ये बात इसका जिक्र हुआ है। इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप था उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर आगम अनुमानादिक के द्वारा तुम्हारा आत्मा का जानना कैसे हो सकता है ये बता रहे हैं। मैं आपको यहाँ से बोलता हूँ, वर्बली बोलता हूँ, नीचे में चाहे भी पढ़ो, परंतु आपको सब क्लियर हो जाएगा। अपन 1 बाय 1 जाने की कोशिश करते हैं। पहला है स्मृति। हमने ग्रंथों के माध्यम से आत्मा ज्ञानमयी है, कुछ स्वरूपी है, केवल ज्ञान स्वरूपी है,
और बोलिए चिदानंद है, शुद्ध है, ये सब अपने पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये अवग्रह और धारणा करते करते धारणा तक आ गया था। अब जब जैसे ही हमें इन सब का ज्ञान हो गया, हम सामायिक में आत्मानुभूति के लिए बैठ गए। ठीक है, अब आत्मानुभूति के लिए बैठे तो अभी तो हमारे सामने कोई ग्रंथ वगैरह है नहीं, कोई बोल करके भी नहीं बताने वाला है। तो क्या, ये जो तुमने याद किया था ना, जो धारणा में डाली थी बात, उसको रिकॉल करो, रिकलेक्ट करो, रिट्रीव करो, ये स्मृति हो जाएगा। और जैसा तुमने रिट्रीव किया, जो ज्ञान तुमने स्टोर करके रखा था उसको रिट्राइव किया, अब चेक करो कि वही ज्ञान, मतलब जैसी बात तुमने पढ़ी थी क्या वैसी तुम्हें अनुभव में आ रही है, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, याद किया, याद करने के बाद क्या वही फिर अपन कोरिलेट करना चाहेंगे कि जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सुना था, जो मैंने धारणा में डाला था, क्या वही बात मैं अनुभव भी कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि प्रैक्टिकल लाइफ कुछ अलग हो, थ्योरेटिकल कुछ अलग हो। अगर थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है तो समझना चाहिए हमारी थियरी गलत है। ठीक है, क्या हो सकता है हम प्रैक्टिकल में भी कहीं गलत जा रहे हो, ऐसा भी संभव है, कोई हर्जा नहीं। तो जरूरी है इसके पहले कि हम प्रैक्टिकल करें, हम 100% थियरी को कंप्लीट करें। थियरी मतलब आगम आदि का अभ्यास करें और उसके बाद आत्मानुभूति का प्रयास करें। कैसे होगा? स्मृति के द्वारा पता है, याद करके। दूसरा मैंने बताया प्रत्यक्ष, जो याद किया था क्या वही मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, प्रत्यक्ष जोड़ रूप ज्ञान, संकलन रूप ज्ञान। ठीक है, और क्या बोलेंगे? तर्क अनुमान। तर्क अनुमान में जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा, जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ आत्मा नहीं। जैसे भूतक कलेवर आ गया, ठीक है, भूतक कलेवर में ज्ञान थोड़ी ना है, वहाँ पर आत्मा भी नहीं है, और आत्मा नहीं तो वहाँ पर ज्ञान भी नहीं है। तो तर्क अनुमान से भी अपन ने सिद्ध किया। इसलिए ये भूतक कलेवर ये जीव नहीं हो सकता, या आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा इससे कोई भिन्न वस्तु। तर्क अनुमान, और चाहे आप उसमें तर्क अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि जो संसार जिसे सुख होता है चिंतन करने के लिए एक विचार करो, अगर संसार में सुख होता, ऐसा होता तो क्या होता, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सब क्वेश्चन के का आंसर है कि तर्क अनुमान में से निकलते हैं। ऐसा ही क्यों, क्यों छोड़ दिया? संसार में सुख नहीं था इसलिए तो छोड़ दिया। हाँ बराबर है, बराबर बात है। हम भी देखते हैं कि चलती है, घर में देखो, ऑफिस में देखो, यहाँ पर जाओ, समाज में जाओ, कैसे कैसे चलती रहती है। तो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेकर के बस अपना नगाड़ा बजाते रहते हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। सही बात है, एक व्यक्ति नहीं, हर एक की बात है। हर एक अपने पर्सनल प्रॉब्लम को ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि आई एम द ओनली दुखी पर्सन। ये तो दुख की निशानी है, और इसी दुख को ध्यान में रखते हुए तो चिंतन करते हैं। शिक्षा लेनी थी, मतलब जिन संयोगों को, जिन वस्तुओं को मैं अपना मान बैठा था, जिन विचारों को अपने से एक रूप जान रहा था, वो विचार, वो विषय, वो विकल्प, वो व्यक्ति, वो संयोग, वो तो मेरे हुए ही नहीं। मतलब इससे सिद्ध हुआ कि ये सुख के कारण नहीं है, सुख का कारण कोई और है, शाश्वत रूप है, नित्य है, अखंड है, अनादि अनंत स्वरूप है, उसमें कभी भी खंड नहीं पड़ता। ऐसा अखंड सुख है, अक्षय सुख है, अनंत सुख है, अव्यय का सुख है, कुछ भी कहिए, पूर्ण सुख है, कुछ भी कहिए फिलहाल के लिए, ऐसा सुख मुझे मेरी आत्मा से ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आत्मानुभूति के लिए प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, परंतु आत्मानुभूति किस प्रकार से हुआ करती है ये आप समझना। अब अपन चाहे तो पढ़ लेते हैं तो आपको बराबर आइडिया दिया जाएगा। यहाँ पर जो आगम अनुमानादि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप रहा है उससे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण है। आगम यहाँ पर
वास्तव, ठीक है। अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझमें ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ आत्मा है, जैसे सिद्धार्थ, तथा जहाँ आत्मा नहीं वहाँ ज्ञान भी नहीं, जैसे मृत का देवराज। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम अपने सकता है, इसलिए अनुमान स्वरूप प्रमाण का है। तर्क नंबर 2, अथवा आगम अनुमान द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, रुचि सही जाती है। तीसरा, इत्यादि प्रकार से अनुभव में पुरुष। मैंने तो आपको ये भी बताया था कि प्रत्यभिज्ञान किस प्रकार से लग सकता है, तो वो भी चलेगा। इस प्रकार से अनुभव में पूर्वोक्त प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात जब स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष ज्ञान बना नहीं होता है। फिर से पढ़ते हैं, वहाँ पहले जानना होता है, मतलब तुम्हारी थियरी पहले कंप्लीट होगी, तुम्हारा पूरा आत्मा संबंधी ज्ञान होगा। आत्मा क्या है, कैसा है, कहाँ पाया जाता है, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब मैथ, सब ध्यान मारेंगे आत्मा का और आत्मा का पूरा ज्ञान करेंगे। उसके बाद में बात आगे बढ़ सकती है। पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं विकल्पों में परिणाम मग्न नहीं होते हैं। विकल्प तुम्हें जिस वस्तु के पास ले गए थे उस वस्तु में, उस आत्मा वस्तु में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष ज्ञान बना होता नहीं है। क्यों विशेष ज्ञान बना नहीं होता है, कोई बताएगा मुझे? परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष ज्ञान बना होता नहीं है, क्यों ऐसा? सिंपल है, क्वाइट सिंपल। आत्मानुभव की बात कर लेंगे कि जब आत्मा में परिणाम मग्न हो गए तो वहाँ पर कुछ विशेष ज्ञान बना होता नहीं है। क्यों ऐसा? विशेष ज्ञान बना क्यों नहीं? और अच्छे से बोलिए। मेरे को भी मैं अच्छे से बात करूँ। नहीं, विशेष ज्ञान बना नहीं होता नहीं है। अरे बाबा, ये ध्यान की अवस्था है, और ध्यान की अवस्था मतलब क्या? ध्यान मतलब क्या? एकाग्र चिंता, निरोधो ध्यान, एक को मुख्य करके, एक को आग्रह करके बाकी सबको बांट दिया। मन में एक विषय को मुख्य किया, बाकी सब विषयों को बांट दिया। तो यहाँ पर बाकी सब जितने भी विशेष थे, अन्य जितने भी संकल्प विकल्प थे, वो सब तो छूट गए, बस एक का जानना रह गया। ठीक है, जो अपने पढ़ा था ना, अन्यों का जानना सहज ही रह गया। ये बात यहाँ के साथ भी जोड़ सकते हैं। पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न हो गया। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष ज्ञान बना होता नहीं है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं ये कह रहा हूँ कि परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष ज्ञान बना नहीं होता है। विशेष ज्ञान बना क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने आत्मानुभूति के काल में सिर्फ एक ही तो विषय को मुख्य किया है। जब एक को मुख्य किया है तो उसको तो कहेंगे कि सामान्य को मुख्य किया है, ना कि विशेष को मुख्य किया है। विशेष को मुख्य किया मतलब अरे जिसमें भी संयोग है, संयोगों को जाना, उससे कहेंगे कि विशेष का ज्ञान बना हुआ। सामान्य का ज्ञान बना कब कहेंगे? जब एक को जाने। और आत्मानुभूति में एक ही को आग्रह किया जाता है, एक ही को मुख्य किया जाता है। बराबर है? तो लॉजिकल लग रही है क्या बात? ओके, चलिए एक काम करते हैं, ये नीचे का जो छोटा सा क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल से चलेगी अपनी अपेक्षा नंबर 2, आत्मानुभूति प्रत्यक्ष कहते हैं, उसकी भी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी तो पहले फिलहाल प्रश्न कवर करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? बहुत सिंपल है, इसका भी आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप कह रहे हैं कि विशेष कुछ जान नहीं रहा है तो अधिक आनंद कैसे हो रहा है? अरे बाबा, एक ही विषय को तो मुख्य किया है,
स्वाधीन आनंद हो रहा है। अगर अन्य आने का एक विषय होते तो सुख का जो आनंद था, सुख का आत्मा मतलब सुख क्या कहना है, सुख का वेदन था वो कम हो जाता। जैसे जैसे एक बहुत ही स्थूल उदाहरण देता हूँ। क्या कहा? एग्जैक्टली माता पिता की इकलौती संतान है, सारी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? सारी की सारी प्रॉपर्टी एक बच्चे को जाएगी। मान के चलिए माता पिता के 2 बच्चे हैं, प्रॉपर्टी फिक्स हो जाएगी। अगर 2 को जानेंगे उपयोग भी 2 से बढ़ेंगे और उतना आनंद नहीं आ पाएगा जितना आनंद एक को जानने में। ठीक है, जब एक ही को मुख्य किया है तो अधिक आनंद आएगा। उसका समाधान लौकिक दशा में ज्ञान अनेक चेयों को जानने रूप प्रवर्तक था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। राइट, यह तो एक विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणामित होता था वह केवल स्वरूप ही से साधारण रूप होकर प्रवृत्त हुआ। ध्यान रखिए, यहाँ पर 2 तर्क हैं। एक तो ज्ञान की अपेक्षा भी बात कर रहे हैं, एक आपके परिणामों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। परिणाम माने यहाँ पर मान के चलिए चरित्र की अपेक्षा बात कर रहे हैं। कह रहे हैं एक का ही ज्ञान बना है और एक में ही रमणता है। फिर से ज्ञान बना या फिर ज्ञान की एक ही वस्तु का और एक ही विषय में रमणता, इसीलिए आनंद अधिक होता है। ठीक है, इसलिए जो उनको दोनों बातें समझ में 2 तर्क क्या दिए हैं यहाँ पर। नहीं समझा? समझ में आया तो बताइए फिर से। हाँ मैं आप ही को पकड़ता हूँ। बोलिए ना, अगर समझ में आया तो कुछ तो समझ में आया होगा। एक आध 2 लाइन बोलिए, मैं आज के अंदर आज पूरा बोलिए, बची बात मैं पूरी कर दूंगा। अच्छा चलो कोई और, अच्छा बोलिए सही। एक ही समय में एक ही वस्तु को जानता है नॉर्मली, लेकिन वो सबको जानता है तो उतना आनंद नहीं आता है। लेकिन एक ही वस्तु को यानी अपने आत्मा को ही जानेगा तो आनंद तो पड़ेगा। हाँ बराबर। ज्ञान एक काल में वो भी कौन सा ज्ञान, ये तो सर्वसम्म ज्ञान है जो सिर्फ एक समय में एक ही विषय को जान सकता है। तो आप कहेंगे कि जो राजचंद्र जी आदि तत्वावधान करते तो वो कैसे? अरे वो इतना रैपिडली होता था, वो ट्रांजिशन हम नहीं पकड़ पाते थे। हालांकि वो भी अलग अलग समय में होता था, वो ट्रांजिशन अपन नहीं पकड़ पाते। ठीक है, इतना किसी वो, परंतु सर्वसम्म ज्ञान एक समय में एक ही विषय को जान सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। और आपकी बात ये भी बात सही है कि सिर्फ आत्मा का जब जानना होता है तो आनंद भी क्यों अलग अलग चीजें नहीं है ना। देखिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हो रहा था, मैं ऑफिस ज्वाइन करने से पहले जितनी पढ़ाई कर पाता था ना वो बहुत उपयोग से कर पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास अनेक विषय नहीं थे, अनेक ध्येय नहीं थे कि मुझे ऑफिस में जाना, ऑफिस का ये काम है वो काम है, मैं क्लाइंट को और कैसे अच्छे से एडवाइस दे सकता हूँ, क्या सुधार ला सकता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, क्या आइडेंटिफाई करना, ये मेरे दिमाग में फिलहाल बहुत चलता है। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, नाना तरह के विकल्प चलते हैं। तो इसकी वजह से कभी कभी मैं पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं कर पाता, या स्वाध्याय पर भी फोकस नहीं हो पाता है। क्यों? उपयोग भटका हुआ है, ज्ञान के ए बड़े हुए हैं, ज्ञान के ए सीमित कर दो, उपयोग अपने आप बढ़ जाएगा। बराबर है। उसी प्रकार नाना नियमों को जाना था, अब नाना नियमों को हटाकर बस एक को मुख्य करो, बस
एक ही के ज्ञान का विकल्प, एक ही ज्ञान का विकल्प एक ही रहेगा और परिणाम भी अनेक अनेक प्रकार से तन्मय हो रहे थे और बस उन तन्मय परिणामों को भी एक मिनट सीमित कर दो, बात हो जाएगी। ठीक है, ऐसी विशेषताएं होने पर कोई वचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी प्राप्ति का अंत भी नहीं है, इसलिए उस आनंद को अचिंतनीय कहते हैं। ठीक है, चलिए आज तो हमने इस बात की चर्चा प्रारंभ जरूर करनी है कि आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, और उसी में हमने एक अपेक्षा की पूरी चर्चा कर ली कि आत्मानुभूति तो परोक्ष होती है बाबा, आत्मानुभूति परोक्ष है, इसके लिए अपने कई तरह तर्क भी दिए, लगभग आप 4 तर्क कह सकते हैं। एक तर्क ये किया तो आप आत्मानुभूति से पहले तो शुद्ध ज्ञान प्रवृत्त हो रहा था, और शुद्ध ज्ञान है ज्ञान के द्वारा प्रवृत्त होता है, अति शुद्ध ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान होने से तुम्हारा आत्मा का जानना भी परोक्ष ही होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान तुम्हारे है नहीं तो वो आत्मानुभूति में कोई कार्य करेंगे, दूसरी बात भी होगी। तीसरी बात, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष का नाम संभव है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि जैसी निर्मलता तुम आंखों के देखने में, कानों के द्वारा सुनने में मानते हो, वैसी निर्मलता एक निर्मलता भी आत्मा के प्रदेशों को जानने में कहाँ होती है, नहीं होती है, इसलिए सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष बना भी नहीं है। और एक अजय स्टेटमेंट किया, जो तुम्हारे आगम अनुमानात्मक परोक्ष ज्ञान है उनके द्वारा, जो परोक्ष ज्ञान है उनके द्वारा आत्मा का ज्ञान हुआ करता है। ठीक है, चलिए कल अपन आत्मानुभूति प्रत्यक्ष किस प्रकार है इस दूसरी अपेक्षा को भी चर्चा करेंगे, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए कोई प्रश्न हो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए रुकते हैं, फिर अपन श्रीमान करेंगे।